आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे 2025 के, जो हमारे पास सामने में दिए गए बहुविकल्पीय क्वेश्चन। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला जो सवाल हमें दिया गया है वो दिया गया है 4 व 18 का एलसीएम अगर 36 है तो एचसीएफ क्या होगा। देखो, इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम आपको मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको सिंपल याद यही रखना है कि पहली और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ आपका होगा। तो या तो संख्या में कोई एक नंबर मिसिंग होगा, या एलसीएम या एचसीएफ कुछ एक चीज़ आपको पूछेगा, जैसे इसमें एचसीएफ पूछा गया है। तो इसे हम इसे हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला कि आपको कोई एक चीज मिसिंग होगी वही निकालनी है। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको वहाँ फॉर्मूले दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पहली संख्या होती है हमारी, उसके साथ दूसरी संख्या की गुणा होती है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो देखिए, पहली दो संख्या आपको दे दी गई है, और अगर कुछ एक संख्या मिसिंग होती है तो उसकी जगह हम x लिख देते हैं, और बराबर में ऐसे ही एचसीएफ और एलसीएम है। एलसीएम जैसे 36 और एचसीएफ हमें पता नहीं है, तो हम एचसीएफ भी लिख सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल, हमें इतने बड़े गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे का वैसे रखेंगे। ये 36 जो गुणा में इधर के भाग में आ जाएगा और बराबर में एचसीएफ निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ हम देखें 4 से 36 कट रहा है 9 बार, और 9 से 18 कट रहा है 2 बार, तो 2 बराबर में आ गया एचसीएफ। तो हमसे पूछा गया था कि एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है 2, उसे हम टिक कर देंगे। आगे जैसे आपको बताया गया, यदि बहुपद है 2x² प्लस x प्लस k, ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसका एक शून्यक तो हमें 3 दिया गया है, और k का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हमें समीकरण दी गई तो उसका शून्यक भी हमें दिया गया है। शून्यक का मतलब होता है वही जो समीकरण में जो x या y है उसका मान। तो उसका मान हमें प्लस का 3 दिया गया, तो जहाँ पे x आपको नजर आ रहा है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 3, बाकी वैसे का वैसा। और अगर 3 होगा मतलब उस समीकरण का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। द्विघात समीकरण तो हमने पहले भी हल की है। तो हम क्या करते हैं, 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस के बराबर 0। तो 9 की 2 से गुणा करने पे 18 प्लस का 3 प्लस का के बराबर 0। अब देखो, यहाँ पे 18 और 3 दोनों प्लस हो गए, और के बराबर 0 था। अब के है ये प्लस का 21, इधर 21 का हो जाएगा माइनस का 21। तो हमें के का मान पूछा था, और इसमें जो हमारा राइट आंसर आ रहा है माइनस का 21, उसे हम टिक कर देंगे। ऐसे ही हमारा सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है कि -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में आएंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या आता है, थोड़ा ग्राफ का ज्ञान होना जरूरी है। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ के पेज में अगर ऐसे ग्राफ होगी ना हमारी प्लस वाली, तो बीच में 0 होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। इसमें x की प्लस की संख्याएं आती है, इसमें प्लस की माइनस की आती है, इसमें y की प्लस आती है, y की माइनस आती है। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन अब चतुर्थांश कैसे निकालते हैं। देखो, जो ये वाला चतुर्थांश है उसमें देखो दोनों प्लस आ रहे हैं, तो दोनों प्लस के होते हैं, x और y दोनों, ठीक है। ये वाला चतुर्थांश जो है, इसमें ध्यान से देखो, x पहले आता है तो वो माइनस का, और y बाद में आता है वो प्लस का है। इसमें ध्यान से देखो, x पहले आता है ना, तो वो किसका है, माइनस का, और y भी माइनस का। इसमें x पहले आता है तो किसका है, प्लस का, और y किसका है, माइनस का है। तो ये तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हमें इसमें यही निकालना है कि हमारा क्या आ रहा है। हमारा देखो, सबसे पहले x है जो माइनस में है, और y किस में है, प्लस में। तो इसमें एक चीज सिंपल सी ध्यान रखना, आपको -3 और 5 है तो माइनस x का हो गया, तो x का तो माइनस आगे नजर आएगा, ये रहा, और y का क्या हो गया, प्लस, तो ये इसमें आ रहा है। अब ये हमारा कौन सा चतुर्थांश होगा,
तो जो शुरुआत होती है वो इस तरफ से होती है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। याद रखिएगा ऊपर की तरफ से सीधे हाथ की तरफ से चालू करना है और ऐसे आना है, फिर इस तरीके से चलना है। तो देखो माइनस और प्लस होता है दूसरे चतुर्थांश में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड में हम टिक कर देंगे। आगे वाला देखो, आगे वाला आसान, एकदम आसान सा सवाल है, प्रश्नावली 8 से। थीटा हमें दिया गया 45 डिग्री है और 1 माइनस कोस और 2 थीटा और साइन 2 थीटा हमें मान दिया गया है। तो थीटा की जगह हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का मान रखेंगे और इसे हल कर देंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले रहेगा 1 माइनस कोस 2 और थीटा कितना है 45 डिग्री, फिर साइन 2 गुंटू में थीटा है 45 डिग्री, तो ये आया 1 माइनस कोस 2 और 45 ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया साइन 2 मल्टीप्लाई 45 ये हो गया 90 डिग्री। अब हमें सिर्फ कोस 90 का और साइन 90 का मान ही रखना है। 1 माइनस साइन 90 का मान होता है 0, सॉरी कोस 90 का मान होता है 0 और साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। 1 में से 0 जाएगा 0 और उसमें भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा 0। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें वो राइट ऑप्शन 0 टिक कर देंगे। आगे सिंपल है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें दे दिया गया है, घन की भुजा हमें निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, जिसे हम 6a स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें दिया गया है वो हम लगा देते हैं, जो हमें दिया है 486 बराबर में 6 गुना भुजा हमसे पूछी गई है, और एक्चुअली भुजा ही हमारे पास नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले तो ये 486 है, ये 6 जो हमारा क्या था यहाँ पर गुणा, वो इधर किस में चला जाएगा भाग में, और भुजा स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 6 का भाग लगाएं तो ये जाएगा 6 8 48 और 6 कम 6 81 बार। भुजा के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा अंडर रूट, और 81 का अंडर रूट निकलता है 9, और क्वेश्चन हमारा था सेंटीमीटर में, तो 9 सेमी ये आ गई हमारी भुजा। तो हमसे पूछा गई थी घन की भुजा, वो है 9 सेमी, और इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारा 9 सेमी, उसे हम टिक कर देंगे। आगे हमारा है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई का 1 अंडर रूट 3 गुना है, तो सूर्य का कोण हमें बताना है कितने डिग्री होगा। देखिए ध्यान रखिएगा प्रश्नावली 9 से इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आएंगे, जिसमें कोण भी पूछा जाएगा और मीनार की ऊंचाई या लंबाई भी पूछी जाएगी, छोटे क्वेश्चन में भी और बड़े क्वेश्चन में भी। छोटे क्वेश्चन में ये कोण पूछने वाला थोड़ा सा आम एक क्वेश्चन है जो रेगुलर आता ही रहता है, तो इसे समझ लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बना लेते हैं मीनार। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया ये गया था कि जो हमारी मीनार की ऊंचाई है वो क्या थी, हमारे जो छाया पड़ रही है उसका 1 अंडर रूट 3 गुना है। सॉरी, मीनार की जो छाया है वो ऊंचाई के 1 अंडर रूट 3 गुना है। तो चलो ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं है कितनी है, ऊंचाई h है, और उसी h के 1 अंडर रूट 3 गुना है, या आप x भी मान सकते हो, आप x मान लीजिए ताकि कंफ्यूजन रहेगा। उसी x का 1 अंडर रूट 3 छाया है, छाया जो धरती पे गिर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है लंब बटे आधार। लंब है x और आधार है x गुणा में 1 अंडर रूट 3। देखो वैसे तो ये कट सकता है, लेकिन थोड़ा समझ से बाहर हो जाएगा। अब एंगल क्या आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि लंब बटे आधार होता है हमारा tan थीटा। पहले इसे सॉल्व करते हैं, tan को हम बाद में देख लेंगे। देखो ये x है, ठीक है ना, और यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास है x और अंडर रूट 3। अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे x, तो x क्या बच गया अंडर रूट 3, और सामने था tan थीटा, तो हम इसमें भी tan कर देते हैं और इसमें भी tan कर देते हैं। लेकिन tan में अंडर रूट 3 मान कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो tan से tan गया, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा उसे हम टिक कर देंगे। एक मैं और बता दूं आपको, काफी बार ऐसा भी आता है कि छाया और ऊंचाई दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई √3 गुणा नहीं आ रहा, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो सिंपल सा दोनों बराबर तब आते हैं जब कोण 45 डिग्री हो। तो याद रखिएगा, अगर दोनों बराबर आ जाए तो सीधा आप 45 डिग्री को टिक कर सकते हैं। आगे दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, उनके अनुपातों आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। तो शंकु का आयतन निकालना है सबसे पहले हमें। देखिए सबसे पहले हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो दो शंकु है, तो शंकु का आयतन तो होता है 1/3 πr²h। दोनों का अनुपात बट्टे में हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/3 πr²h, लेकिन ऊंचाई और त्रिज्या दोनों अलग अलग है। तो देखो 1/3 1/3 पाई और पाई ये तो कॉमन रहेगा, तो ये तो कट जाएगा। अब r पहले की जो त्रिज्या है वो है 3 स्क्वायर में अनुपात में, और ऊंचाई पहले की है 1, और 1 की गुणा h से करो तो 1h ही होता है। दूसरे की हम ये था पहले की त्रिज्या पहले की ऊंचाई। हाँ अब देखते हैं हम दूसरे की त्रिज्या है 1 उसका स्क्वायर, और ऊंचाई है दूसरे की 3, उस पर कोई स्क्वायर नहीं होता। तो देखो 3 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 9 गुणा 1, और ये हो गया 1 गुणा में 3। तो 3 से 9 कट गया 3 बार, 3 एकम 3, 1 एकम 1, यानी कि जो आयतन का अनुपात आएगा वो 3:1 का ही आएगा। तो राइट ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। आगे हमें दिया गया है यदि अल्फा और बीटा ये एक बहुपद के शून्यक है, ठीक है ना, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे अल्फा बीटा में सबसे पहले द्विघात समीकरण दी थी x² + 2x + 1। अब अगर आपको इनका योग निकालना है तो एक सिंपल सी चीज क्या होती है कि योग का फॉर्मूला होता है, जब आप योग निकालते हो तो फॉर्मूला आता है -b/a। तो -b हमारे पास ये होता है 2, और a हमारे पास इसके साथ वाली संख्या 1, तो आंसर हमारा आएगा -2। तो कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया जाएगा, लेकिन सवालों को हमें समझना पड़ेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला जो सवाल हमें दिया गया, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कम से कम चित्त आने की प्रायिकता क्या हो गई। देखिए सबसे पहले तो जो सिक्के होते हैं उनके पहलू आप समझ लीजिए। जब कभी भी सिक्कों को उछाला जाता है तो हमें पता है कि सिक्के के एक तरफ होता है हेड, एक तरफ होता है टेल। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है चित्त आए चाहे पट आए, दोनों की हो जाती है 50-50%, क्योंकि 50% चित्त भी आ सकता है, 50% पट भी चित्त भी आ सकता है, और हमारे पास यहाँ पट भी आ सकता है, यानी हेड और टेल। तो इसीलिए वैसे तो अगर टिक मार्क वाला सवाल है तो हमें पता है कि 50% चित्त आएगा, 50% पट आएगा। तो चित्त पूछा है तो हम लिखा देंगे 1/2। अगर पूरा करना हो तो आप बता सकते हो कि अगर एक सिक्के को हम उछालेंगे तो हेड कितनी बार आ सकता है, टेल कितनी बार आ सकता है। इसके लिए आपको ये सवाल करवाया गया है, आप एक बार जाके दोबारा से चेक कीजिएगा। आगे सवाल नंबर 9 का फिर आ गया। ऊर्ध्वाधर खंभा है, उसकी परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो ये मैं अभी बताकर भी आया था, यहाँ पे इस सवाल में ये आ भी गया है। अगर आपको कोई मीनार, पेड़, खंभा कुछ भी है, उनकी लंबाई और आधार बेस दोनों बराबर हो, लंबाई ऊंचाई दोनों बराबर हो, ठीक है ना। परछाई तो हमें पता है जमीन पे ही पड़ेगी, तो उसकी लंबाई यानी आधार हो गया, ऊंचाई यानी कि लंब हो गया। जब दोनों बराबर हो तो कोण हमेशा 45 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा ये वो समझ लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि हमें एक चीज पता है, यहाँ पर अगर एक आकृति है उसमें जितना यहाँ पर लंबाई होगी मान लो x, उतने ही अगर आपका आधार होगा तो हम ये लिखेंगे लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार आता है tan में। दोनों बराबर आएंगे तो 1 आएगा, और tan भी थीटा। तो tan में मान 1 का कितनी बार में आएगा, 45 डिग्री में, और tan थीटा था, tan से tan कट गया, 45 बराबर आ गया थीटा। यही हमारा आ जाएगा आंसर। आगे जो सवाल हमारा दिया गया संख्या 2 3 4 7 5 1 का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसे देखिए आरोही क्रम में हमें लिखना होता है, ठीक है। आरोही क्रम में जब हम लिख लेंगे इसे, तभी इसके बाद हमारा ये आगे क्वेश्चन मतलब इसे हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आरोही क्रम में लिख देते हैं। हम ये आरोही क्रम में लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 और 7 आती है। देखिए अगर ये संख्या विषम में होती तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल ऐसे करते हैं कि ये संख्या छोटी, ये संख्या छोटी, बीच वाली संख्या आंसर होती है। लेकिन अगर बीच में हमें पता है कि 2 संख्या आ रही है, क्योंकि सम संख्याओं में आ रहा है ना, तो बीच में 2 संख्या, तो सिंपल इसका सिंपल तरीका ये है कि दोनों संख्याओं को प्लस करिए, 2 का भाग लगाइए,
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और कुछ हमें नहीं करना है, 3.5, ये इसका माध्यक माध्यिका आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे सवाल नंबर 12, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि क्या है। देखिए इसमें याद रखिए एक्स या वाई कोई भी दिया जा सकता है। हमें पता है कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं अगर एक्स का होगा तो उसमें वाई का जो बिंदु पे होगा वो हमेशा वाई 0 पे रहेगा। कैसे, वो भी समझ लेते हैं हम। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, आप ग्राफ जब भी बनाते हैं 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर हमारा मान एक्स पे दिया गया हमें तो हम वाई पे वो मान क्या आ जाएगा, 0 पे। मान लो यहाँ कोई मान है एक्स का तो वो मान 0 पे रहेगा। इसी के अपोजिट अगर वाई का कोई मान दे रखा है तो वो एक्स पे 0 पे रहेगा। तो इस तरीके से, लेकिन ध्यान रखना ये भुज हो जाता है, ये कोटि हो जाता है, ये भुज हो जाता है। तो वाई देगा तो आपको भुज पूछेगा और एक्स देगा तो आपको कोटि पूछेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ लगाएंगे कि एक्स एक्सिस किसी बिंदु की कोटि होगी 0, उसे टिक कर देंगे। देखिए आगे वाले में दिया सबसे न्यूनतम संख्या बतानी है इन्हीं ऑप्शन में से जिसको √27 से गुणा करने पे एक प्राकृत संख्या आ जाए। तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे जो न्यूनतम संख्या का ऑप्शन सबसे पहले हमें देखना है, तो वो हमें दिख रहा है 3, ये तो 9 तो बड़ा हो गया, 3√3 और √3। तो इसमें सबसे छोटा ऑप्शन √3 आ रहा है। अगर √3 की गुणा √27 से करेंगे, क्या एक प्राकृत संख्या आ सकती है या नहीं आ सकती। हम क्या करते हैं, यहाँ पे √27 की गुणा √3 से करके देखते हैं। देखिए गुणा से आपको एक चीज़ तो पता है कि √√ एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि माफ़ कीजिए, क्रॉस नहीं हो जाते, √ में आ जाते हैं। 27 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो 81 हो जाएंगे। अगर 81 का हम √ निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी एक प्राकृत संख्या में मिल जाएगी, ठीक है। क्रॉस नहीं होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या हमारे पास √3 है, तो उसे हम टिक कर देंगे। देखिए एक द्विघात बहुपद है x² - 3, ये एक द्विघात समीकरण है, इसके शून्यक। देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसे हम हल करके देखते हैं कि शून्यक कौन से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे x² - 3 है। अब हम समझते हैं कि ये बराबर 0 क्यों होगी। अगर समीकरण में तीसरा पद है, पहला पद है, दूसरा जो बीच का पद वो नहीं है। अगर वो होता तो इसकी मल्टीप्लाई करके इसके हम गुणनखंड करके निकालते हैं, लेकिन वो नहीं है। तो हम इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं, सबसे पहले इसे हम ले लेते हैं। इसे हम बनाते हैं कि ये अगर स्क्वायर है तो इसे भी ऐसा नंबर बनाए कि ये भी स्क्वायर जैसा लगे। तो इसे हम बना सकते हैं √3 का स्क्वायर, तभी तो √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा बराबर 0। तो ये ध्यान से देखो, आप इसकी सरल समीकरण क्या लग रही है, a² - b²। और a - b a² - b² की सरल समीकरण होती है a - b और a + b, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि हमें सबसे पहले इनके स्क्वायर हटाने, तो x का स्क्वायर हटाएंगे तो x, √3 का स्क्वायर हटाएंगे तो √3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बराबर में 0। तो देखो या तो आएगा x + √3 बराबर 0 के, या आएगा x - √3 बराबर 0 के। तो ये x है, ये प्लस का √3 इधर आके माइनस का हो गया, और ये या फिर आ गया x, ये √3 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। तो इसके शून्यक आए हैं, एक माइनस का √3 और एक प्लस का √3। जो भी हमें राइट ऑप्शन लग रहा है ये रहा, एक प्लस का और एक माइनस का। हम टिक कर देंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आगे वाला सवाल है प्रश्नावली 6 से, त्रिभुज है 2 जो दोनों ही समरूप है, उसमें ए ई कोण हमें दिया गया, सी का मान हमें निकालना है, कितने डिग्री आता है। देखिए सबसे पहले इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है 2 त्रिभुज है ABC और DEF। देखिए एक के नाम तो आप कैसे भी लिख लो, दूसरे के हमें ध्यान से लिखने पड़ेंगे। यहां पे हमें दिया गया A 40 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहां पर इस तरीके से नाम लिखेंगे कि DEF, तो D भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि समरूप है ना, समरूप में कोण बराबर ही होते हैं। दूसरे में दिया E 80 डिग्री है, यानी इसमें B कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब हमें C निकालना है, तो देखो 40 एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, उसमें से 80 और 40 को जोड़ दिया 120, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो राइट ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, ये रहा हमारा 60 डिग्री। आगे आकृति आपके सामने दी गई है, ये भी कुछ ऐसी बनाई गई है।
और इसमें कहा है कि डी ई समांतर है ए बी के बी सी के सॉरी, और इसमें ए डी का डी बी का ए ई का मान हमें दिया गया है। जैसे कि ए डी की जगह ए डी का मान 3, डी बी की जगह डी बी का मान 2, ए ई की जगह ए ई का मान 2.7 और ई सी हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि अगर आपको पहले से दिया गया है कि समांतर भुजाओं के बीच बनी आकृति हमेशा समानुपाती होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो ए डी और डी बी के मान तो है, ए ई का मान भी है, ई सी का मान हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें इतना पता था कि ए डी बटे डी बी और बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। तो हमें ए डी डी बी ए ई ई सी के मान जो है वो दिखने हैं। तो ए डी का मान हमें दिया था 3, डी बी का 2, ए ई का हमें दिया 2.7 और ई सी हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इसी भाग में है वो बराबर के इधर किस में आएगा, गुणा में। तो 3 गुणा इसी 2.7 तो था, ये 2 जो यहाँ भाग में था वो इधर आया किस में आ जाएगा, गुणा में। चलिए इसी है, ये 2.7 है गुणा 2 है, ये 3 जो गुणा में था वो कहाँ जाएगा, भाग में। देखिए पॉइंट समझ आए तो ठीक है, वरना आप इसे पॉइंट को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब संख्या आ रही है ये 27 की गुणा 2 से 54 बट्टे में आ रहा है 30। आप भाग लगा सकते हो, आप काट सकते हो, ये 3 के पाड़े से जा रहा है, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 बच गया यहाँ पर 2, 3 8 24, 10 का 18 में भाग लगाओ तो आता है 1.8 और सेमी है तो सेमी। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.8 सेमी। ये आसान सा सवाल है, बस आपको एक ही चीज रखनी है कि आपको जो त्रिकोणमितीय सारणी है उसको तो एकदम याद ही करके जाना है, क्योंकि अगर वो आपको याद नहीं होगी तो बहुत सारे सवाल आप मिस कर दोगे, प्रश्नावली 9 के भी, प्रश्नावली 8 के भी। तो इसीलिए आपको ये सारणी याद रखनी है, जाते ही वहां बना लेना। tan 45 का मान 1 होता है प्लस cot 45 का मान 1 होता है, 1 प्लस 1 होता है 2, राइट ऑप्शन टिक। आगे वाले सवाल में हमें दिया गया ठोस गोला, उसकी त्रिज्या, वक्र पृष्ठ और आयतन तीनों दिए गए हैं। त्रिज्या r है, वक्र पृष्ठ s है और आयतन v है। अब इनके बीच में संबंध बताना है, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये होगा या ये राइट होगा। देखिए इस सवाल को हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल के इस बार आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा, और ये सवाल दिखने में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, है आसान तो घुमाएगा ये और कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले एक ठोस गोला में दिया गया जिसकी त्रिज्या, वक्र पृष्ठ और आयतन तीनों क्रमशः में दिए गए हैं। अब त्रिज्या r दी है, वक्र पृष्ठ s दिया है, आयतन v दिया है। इनके बीच में संबंध बताना है, तो इस संबंध को कैसे बता सकते हैं, ये उसे समझ लेते हैं। हम सबसे पहले त्रिज्या, वक्र पृष्ठ, आयतन रख देंगे। अब हमें निकालना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनके बीच का संबंध निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ आयतन को कर देते हैं और एक तरफ हम कर देते हैं वक्र पृष्ठ को, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन बन सकता है। देखिए पहले हम वक्र पृष्ठ का है तो फॉर्मूला में आना चाहिए, गोला है तो गोले का वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा, ये रफली करने के लिए, बाकी तो टिक मार की करना है। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ अगर हमें निकालना है तो वो निकलेगा 4πr², सॉरी 4 मैंने नहीं लिखा। और अगर गोले का आयतन निकालना है हमें तो वो था 4/3πr³। दोनों को बराबर लिख रहे हैं तो बराबर कैसे कर सकते हैं, बराबर तो है नहीं। देखिए बराबर ऐसे कर सकते हैं, आयतन में 3 की गुणा कर लो तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी तब जाके ये 4 के बराबर आएगा। ये बट्टे वाला 3 तब फ्री होगा जब गुणा में भी 3 करोगे। तो आयतन हमारा क्या था, v के साथ गुणा में किसकी कर दो, 3 की, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज और है, r की इधर गुणा करोगे तब r बराबर आएगा, क्योंकि पाई ठीक था, 4 ठीक है, यहाँ r³ है, यहाँ r² है। तो एक r की गुणा करनी पड़ेगी किसमें, गोले के वक्र पृष्ठ में। वक्र पृष्ठ क्या s है, तो इसमें r की गुणा कर दो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आया 3v और ये हो गया हमारे पास rs, तब ये बराबर हो जाएगा। तो ये अगर ऑप्शन है तो ये हम उसे टिक कर देंगे। देखिए वो ऑप्शन हमारा लास्ट है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ आपको, 3v और rs वो बराबर हो जाएगा, उसे हम टिक कर देंगे। आगे बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सवाल नंबर 19, उसमें हमें दिया गया एक बहुपद है जिसमें ax + 1 a बराबर 0 के नहीं है, इसका शून्यक है। बताना 1 होगा, -a होगा, 0 होगा या -1/a होगा।
देखिए इसमें सबसे पहले हमें दिया गया ए एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर प्लस का एक है वो इधर आके माइनस का एक हो जाएगा, ए एक्स यहाँ पे पड़ा है। देखिए x का मान निकालना तो x है -1 है, ये a जो यहाँ गुणा में वो इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना है -1/a। बस यही मान हमें वहाँ पे टिक करना है, जो भी हमारा राइट ऑप्शन होगा उसे हम टिक कर देंगे। ठीक है, इन सवालों में कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा 20वां सवाल है साइन 2a बराबर 2 sin a है। अब ये कब सत्य होगा, जब a किसके बराबर हो। देखिए अगर हमारे पास ऑप्शन बहुत है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम a को 0 डिग्री मान रहे तो इधर भी 0 डिग्री मानना पड़ेगा, अगर 30 डिग्री मान रहे तो इधर भी 30 मानना पड़ेगा, अगर 45 मान रहे तो इधर भी 45 मानना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे जो भी डिग्री देंगे हम यहाँ पे, तो हमें एक चीज़ पता है, हमें वही मान हमारी जो त्रिकोणमितीय सारणी उसे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ साइन 30 होता तो साइन 30, साइन 45 होता साइन 45, साइन 60 होता साइन 60। फिर हम देखते हैं क्या दोनों का मान बराबर हो पाता है या नहीं। तो हम सबसे पहले रखते हैं 0 डिग्री। साइन 2 इंटू 0, 2 की गुणा 0 से करने पे 0 ही रहेगा, डिग्री है तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। बराबर में 2 साइन a की जगह 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर अब 0 रख रहे हैं तो यहाँ भी 0, यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ भी 30, तो 0 रखा तो साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, और 0 गुणा 0 से करने पे 0, यानी 0 बराबर 0। पहला ही राइट ऑप्शन हो गया हमारा, सत्य हो गया। अब चाहे तो बाकी चेक कर सकते हैं, उनका मान शायद बराबर नहीं होगा, तो हमें तो सत्य करना था, तो a का मान 0 डिग्री आएगा, इसे टिक कर देंगे हम। आगे हमें सिंपल सा सवाल दिया गया है यहाँ पर कि साइन 60 का मान कितना होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय सारणी अगर आपने नहीं की है तो आपके बहुत सारे आंसर क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, या फिर आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय सारणी की हेल्प बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, और बाकी आपको मैंने आगे ही बताया था। तो साइन 60 का मान इसमें हमारा होता है √3/2, वही टिक कर देंगे। गलत ऑप्शन को हमें चुनने की आवश्यकता नहीं है। अगला है एक बंटन हमें दे रखा है, सिंपल सा माध्यक याद करना है। छोटे क्वेश्चन हमें इस प्रकार के माध्यक और बहुलक बहुत बार आने वाले हैं। ये समांतर माध्य होता है, यानी सभी संख्याओं का योग और भाग में कुल संख्या। तो 10 और 12, और इसके लिए कोई आरोही क्रम में हमें नहीं लिखना, क्योंकि माध्यक में हमें आरोही क्रम में लिखना होता है। 10 और 12 22, 22 और 8 30, 30 7 37, 37 और 13 50, 50 में 1 2 3 4 5, कुल संख्या 5 का भाग दीजिए, 50 में 5 का भाग जाता है 10 बार। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे वाला सवाल है 26 और 91 का लसप और मसप दोनों ज्ञात करना है, और राइट ऑप्शन कौन सा था वो टिक कर देंगे हम। देखिए 26 और 91 ये दो संख्या हैं, अगर दोनों में से एक भी पता होता लसप या मसप है तो हम संख्याओं गुणनफल बराबर में लसप गुणा मसप लिख के एक संख्या इस तरफ ले आते जो हमें दी होती, दूसरी वहीं रह जाती। लेकिन दोनों ही निकालने, तो दोनों निकालने का तरीका ये, अगर मैथ से ज्ञात करना तो आपको दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे 26 में 2 का भाग 13 बार जा रहा है, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 13 में 13 का जाएगा। 91 में देखिए 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि वो भाज्य संख्या, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा ही नहीं सकता, अभाज्य संख्या है नहीं वो, 7 का जा रहा है यहाँ पे, 7 एकम 7 बच गया 2, यानी हो गया 21, 7 या 21, और 13 का 13 बार। मस पर निकालने का सबसे आसान तरीका, दोनों में जो संख्या कॉमन आ रही है वही हमारा आंसर, जो कॉमन नहीं आया वो आंसर नहीं है। लसप के अंदर हमें क्या करना होता है, दोनों संख्याओं को एक साथ निकालना होता है। जैसे 2 का 26 में चला गया 13 बार, लेकिन 91 में नहीं जा रहा। फिर हम देखते हैं 2 3 4 5 6 7 का जा रहा है, 13 में नहीं लेकिन 91 में जा रहा है 13 बार, और 13 का जा रहा है दोनों में एक एक बार। फिर सभी गुणा करनी होती है, 13 गुणा भी करनी पड़ेगी हमें 7 से, और जो आंसर आएगा उसकी हमें गुणा करनी पड़ेगी 2 से। तो हम गुणा करते हैं, 13 7 91, 91 दूना 182, ये आ गया हमारा लसप है, यानी लसप 182 और मसप आया 13। तो हमारा जो भी राइट ऑप्शन होगा उसे हम टिक कर देंगे। 182 और 13 दोनों आ गए तो उसे हम टिक कर देंगे। आगे हमारा सवाल नंबर आ रहा है 24, बेलन का आयतन। देखिए इसके लिए तो शायद हमें कुछ और आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आयतन सूत्र ही याद करने। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, उसे हम टिक कर देंगे।
आगे 25वां जो सवाल है वो दिया जा रहा है कि दो पासे है और उनको एक साथ उछालने पे योग 7 आने की प्रायिकता बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दो पासों को हम किस प्रकार से कुल परिणाम आ सकता है, किस प्रकार से 7 आ सकता है योग, वो हमें देखना होगा। देखिए, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक पासा होता है उसमें तो हमें पता है 1 से 6 अंक होते हैं, तो कुल परिणाम 6 आ जाता है। इसको ध्यान रखिए, एक सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर पासे आपके एक बार आते हैं तो कुल परिणाम 6 होते हैं, और अगर ज्यादा बार भी आते हैं तो 6 को तो याद रखो। अब अगर आपके पास पासे 2 है तो 2 कहीं और मत लिखना, ऊपर स्क्वायर में लिख देना। पासे 3 है तो ऊपर 3 यानी क्यूब में लिख देना, तो हमारे कुल परिणाम आते रहेंगे। दो पासे है तो हमारा आएगा 6 का स्क्वायर 36, कुल परिणाम कितना आएगा 36। वैसे मैंने ऐसे लिख के ही बताया था आपको कि 1 1 1 2 ऐसे करके 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके मैंने 36 परिणाम आपको लिख के बताए थे। लेकिन हमें चाहिए योग 7। देखिए, दोनों को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं 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 आ रहा है, एक बार आ गया। अगली बार में जैसे आप 2 1 लिखोगे तो योग 7 नहीं आ रहा, योग 7 आप देख सकते हो यहाँ आएगा जब 2 और 5 होगा, ये योग 7 दो बार हो गया। आगे तो फिर 2 6 8 हो जाएगा, योग हमें 7 चाहिए। फिर अगली लाइन में भी जैसे आप 3 1 लिखोगे तो योग 7 यहाँ पे आएगा 3 और 4 होने पर, यानी ये तीसरा ऑप्शन भी हो गया हमारा। अगली लाइन आप लिखोगे 4 1 वाली, तब आपका मान यहाँ पे 4 और 3 आएगा, जब चौथी बार आपका 7 योग हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो कि आप ऐसे सीढ़ी उतरे हर बार, जैसे 1 6 था, फिर 2 5 हो गया, फिर 3 4 हो गया, फिर 4 3 हो गया, इस बार 2 5 होगा तो 7 आएगा पांचवी बार। अगली बार आएगा जब आपका यहाँ पर 1 के साथ 6 हो जाएगा, ये 5 2 करना था मुझे, 6 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 7 हो जाएगा हमारा छठी बार। देखो 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि दो पासों में 7 आता है योग 6 बार, और कुल परिणाम है 36, तो 6 कम 6 6 छंग 36, तो आंसर आ गया हमारा 1/6। तो इस प्रकार हमारा जो राइट ऑप्शन है बी, उसे हम टिक कर देंगे। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन आगे भी, अभी जैसे बहुविकल्पी बताए हैं वैसे बड़े क्वेश्चन में भी हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जा रहे हैं तो नंबर्स चेंज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी तरीका चेंज नहीं होगा। यही छठी प्रश्नावली, यही 8वीं, यही 7वीं, यही 12वीं के सवाल आने वाले हैं और इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है। यहाँ साइन 60 की जगह कुछ और मान पूछ लिया जाएगा, कोस 60 पूछ लिया जाएगा, टेन 45 पूछ लिया जाएगा, लेकिन तरीका यही रहने वाले हैं। तो अगर आप इन सवालों को तैयार करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो भी आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार के आगे अगली बार के लिए निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी जुड़े रहिए। और आगे अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।